So hello everyone, this is Khushi Pandey. You all are watching YSP Suchi, where I'll be discussing about my journey of a SSC stenographer. In short, how to become a Sarkari Naukar. So in this video, we will talk about 50 days strategy of SSC stenographer 2025 एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम 50 डेज़ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लास्ट के 10-12 दिन होते हैं वो सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं। वहाँ पे हमें कुछ मतलब नया नहीं पढ़ना होता है, जो हमने पढ़ा है वही रिवाइज़ करने के लिए होता है। लेकिन ये जो 2 महीने हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंड ये बहुत पिवटल रोल प्ले करते हैं आपको एक सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स दिलाने में। सेटिस्फैक्ट्री इन द सेंस कि 160 प्लस मार्क्स दिलाने में। अगर आप इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं दैट दिस स्ट्रैटेजी इज़ बेस्ड नॉट ओनली ऑन माई एक्सपीरियंस बट इट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 2 मोर पर्सन्स। पहला एक मेरी कोचिंग की एक बिट्टी है, बिट्टी इन द सेंस ही इज़ यंगर टू मी एंड शी इज़ बिगिनर, शी इज़ गिविंग दिस एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम। और दूसरा मेरा भाई है हु इज़ अ रिपीटर, वो मतलब 2024 में दिया था एंड ही हैज़ स्कोर्ड 150 मार्क्स। नाउ ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेड सी एग्जामिनेशन। मतलब उसे लग रहा है कि वो उसे और अच्छा मतलब 160 के प्लस लाना चाहिए। तो ये उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि उन्हें मतलब क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है इस टाइम पे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन आवर वीडियो। In this video, we will talk about English, रीजनिंग, GS एंड शॉर्ट हैंड 2। मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दूंगी कि आपको नेक्स्ट 50 डेज़ में क्या करना चाहिए या फिर मैंने क्या किया था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हम टीचर्स और सोर्सेज के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे मैंने बहुत लिमिटेड सोर्सेज और टीचर्स मतलब की बात की है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है एंड यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट और फैफ अराउंड कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस ख़त्म करें। आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी और टू द पॉइंट पढ़ाई करनी पड़ेगी, इधर उधर नहीं भटकना है आपको। तो पहले हम इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। इंग्लिश को हमेशा हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। देखिए ग्रामर के लिए मैं क्या करती थी कि जब नोटिफिकेशन आया तो मुझे लगा कि पहले मुझे अपने सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ कर लेने चाहिए। मतलब मेरे पास तभी 3 महीने था, आपके पास तो कम है। तो मैंने जो रानी मैम का 60 इम्पॉर्टेंट रूल्स का वीडियो है वो मैंने देखा था एक बार, लेकिन मैंने नोट्स नहीं बनाया था। लेकिन मेरा भाई जो है वो कह रहा था कि उस नोट्स बनाना चाहिए और मुझे भी देखिए मैंने GS के बनाए थे, इंग्लिश के नोट्स में कम बनाती थी। इंग्लिश में मतलब वोकैबुलरी का बनाया था, बस ग्रामर का नहीं बनाया था। तो आपको भी जब आप 60 इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़िए तो उसमें आप नोट्स बना लीजिए क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप उसको बार बार देख लें। बहुत ज़्यादा 11 घंटे का वीडियो है और बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो वो वीडियो देखिए और जो आपको लग रहा है कि आप पॉइंट भूल रहे हैं तो उसके नोट्स बना लीजिए। ग्रामर में दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि जो एरर डिटेक्शन आता है उसकी रानी मैम की और अमन सर और गोपाल वर्मा सर, इन तीनों टीचर्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिन्होंने प्रीवियस ईयर में जितने भी एरर डिटेक्शन कराए हैं। आपको ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि अभी आपको एकदम से PYQs पे ही बेस्ड क्वेश्चंस करने चाहिए क्योंकि अब आप इधर उधर नहीं भटक सकते हैं। इसीलिए जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं आप उसके लिए रानी मैम का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और रोज़ एक वीडियो देखिए। रोज़ मतलब आप बना लीजिए, अब आपकी जो रोज़ पढ़ने की शेड्यूल है उसमें आपका एक एरर डिटेक्शन का वीडियो तो होना ही होना चाहिए। और उसमें जो आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा अनक्लियर है या फिर ये चैप्टर अनक्लियर है तो उसके अकॉर्डिंग अब आप अपना मतलब स्ट्रैटेजी बनाइए कि मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना है। पूरा ग्रामर नहीं ख़त्म कर सकते हैं आप, तो चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा, जैसे अगर आज आपका एक्टिव वाइज में मतलब वॉइस में क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो ये चैप्टर पढ़िए, ठीक है। ऐसे करते करते कुछ दिन में आपका एक कवर हो जाएगा। और वोकैबुलरी के लिए आप क्या करें कि वोकैबुलरी में तो मैं समुद्र मंथन ही करती थी और समुद्र मंथन अभी इस टाइम 42 वीडियोज़ है। आप एक वीडियोज़ देखिए ये सिनोनिम्स की बात हो रही है। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स भी आते हैं और ईडियम और फ्रेजेस भी आते हैं। ईडियम और फ्रेजेस मैंने कभी नहीं पढ़ा था, मतलब मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों मन नहीं करता था मेरा पढ़ने का। लेकिन मुझे कहाँ से तैयार हुआ था, मैं मॉक देती रहती थी, मैं मॉक बहुत दिया है मैंने। तो मॉक की वजह से मुझे ईडियम फ्रेजेस में दिक्कत नहीं आई और थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब पे रानी मैम के वीडियोज़ भी इस पर देखती थी। इसीलिए आप
मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश के लिए अभी सिर्फ़ और सिर्फ रानी मैम को ही फॉलो करना चाहिए। शी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि मैंने देखा है और मुझे फ़ील हुआ है कि वो अच्छा पढ़ाती हैं। तो वोकैबलरी में आपको क्या करना चाहिए, समुद्र मंथन कर लीजिए आप, एक-एक वीडियो रोज़ देखिए। और अगर आपको मतलब फ्रेज़ल वर्ब और उसमें इडियम्स और फ्रेजेज़ में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक ऑल्टरनेट डेज़ पे कर लीजिए, लेकिन किसी को भी इग्नोर मत कीजिए। आप फ्रेज़ल वर्ब के भी अब तो 1-2 क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उसको भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तीसरा कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन में एज़ सच आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आप रोज़ एक मॉक दीजिए। अच्छा देखिए, उसमें टेक्स्ट बुक में एक आप सर्च करेंगे, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। आप सर्च करेंगे एसएससी पीवाईपी क्वेश्चंस, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से लिख के दे दूँगी कि आपको क्या सर्च करना है। आप वो सर्च करेंगे तो आपको उसमें 17,000 के अराउंड मतलब डिफरेंट सेक्शन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कॉम्प्रिहेंशन के लिए ही उसमें बहुत सारा सेक्शन दिया हुआ है, जो जैसे अगर आपको क्लोज टेस्ट में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे क्लोज टेस्ट उससे रिलेटेड दिए हुए हैं। तो आप वो सर्च करके आप रोज़ एक मॉक वहाँ से दीजिए। और मतलब 2 क्लोज टेस्ट और पैराजम्बर्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इनके एक-एक दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम के होते नहीं हैं, 10-12 मिनट तो मैक्सिमम होते हैं, इतना टाइम का नहीं होता है। रोज़ 3 दीजिए। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो यूट्यूब पे कोई भी देखिए, मतलब रानी मैम की वीडियोज़ ही देख लीजिए। उनका एक पूरा मैंने देखा था कि 1-2 घंटे का वीडियो आता है, वो भी बहुत अच्छा है, आप वो भी देख सकते हैं एक रेफरेंस के लिए, ठीक है। आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए पहले मतलब मॉक दीजिए। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियोज़ देखिए। इंग्लिश के लिए मैं समराइज़ कर दूँ आपको कि आपको दिन में क्या करना है इंग्लिश के लिए, और मैं क्या करती थी। इंग्लिश में आपको सबसे पहले, अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो एक बार वोकैब आप कर लीजिए, या फिर जो आपने वोकैब किया हुआ है उसका रिवीजन कर लीजिए। दूसरी चीज़ है कि आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं। वो एक वीडियो होता है और वो काफ़ी मतलब ऐसा अच्छा सा होता है, वो आपको बर्डन फील नहीं होगा। मुझे अच्छा लग रहा था करने में, तो मुझे विश्वास है कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो एक पीवाईक्यू मतलब एरर डिटेक्शन पे बेस्ड पीवाईक्यूज़ कर लीजिए, वीडियो ही करिएगा। उससे आपको नए-नए कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे और जो आप भूल रहे हैं वो रिवाइज़ होगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन में मतलब 3-3 मॉक टेस्ट देना है, मतलब तीनों से मिला के, और ये टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो यूट्यूब पे ही बहुत सारे टीचर्स ने कराए हुए हैं प्रीवियस ईयर बेसिस पे, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जीएस के बारे में बात करेंगे। मुझे पता है ये आपको बहुत डराती है और आप अपना मोस्ट ऑफ़ द टाइम इसी को देते हैं, लेकिन आपको मतलब मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि पता नहीं होता है कि कहाँ से चीज़ें आएँगी। हाँ, आप जिसमें मतलब श्योर शॉर्ट चीज़ें हों कि हाँ यहाँ से आ सकती हैं, आप उसी पे अपना टाइम दीजिए। तो जीएस को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। पहला है कि स्टार्टिंग जीके, दूसरा कन्वेंशनल टॉपिक्स जिसमें मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तीसरा पीवाईक्यूज़, मतलब बहुत सारे बच्चों के मन में इस टाइम कन्फ्यूजन है कि वो पीवाईक्यू 4 करें या 5 करें। एक्चुअली मैंने अपनी वो जो कोचिंग की मेरी मतलब दोस्त है, वो छोटी बिट्टी, तो उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि दैट शी इज़ फेसिंग अ काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड पीवाईक्यू 5 जो परमार सर की है। तो उसने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको पीवाईक्यू 5 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट आप पीवाईक्यू 4 ही करिए। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पीवाईक्यू 4 में जैसे जो एडिशनल पॉइंट्स सर बताते हैं, क्वेश्चंस तो वो 20 सॉल्व करवाते हैं आई गेस, लेकिन जो एडिशनल पॉइंट्स बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे का आंसर पता हो, लेकिन उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के दम पे आप आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं और राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं। इसीलिए वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिएगा, लिखते जाइए, अच्छे से लिखिए। तो और मतलब अगर आपको पीवाईक्यू 5 नहीं समझ में आ रहा है तो 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भाई 4 ही कर रहा है और मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम स्टैटिक जीके के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक जीके के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक लिस्ट दी थी। आप वो लिस्ट मैं आपको फिर से यहाँ पे दे दूँगी। आप वो लिस्ट
आप देखिए ध्यान से और आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसको रोज़ एक एक टॉपिक करते चलिए। अगर रोज़ नहीं कर रहे हैं तो 2 दिन में तो ज़रूर एक टॉपिक करिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक जीके का इस टाइम बहुत ज़्यादा वेटेज है। आपको उस पे ज़्यादा अपना टाइम देना है। थोड़ा ट्रिक्स का यूज़ करिए। मैंने आपको चैनल्स के नाम भी बताए, क्रेजी जीके ट्रिक्स, जीके महात्मा जी, परमार सर तो हैं ही। तो आप इन सारे चैनल्स की हेल्प लेके आप स्टैटिक जीके पे अपना होल्ड बनाइए। स्टैटिक जीके। अब हम कन्वेंशनल टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है कि आप पूरा का पूरा मतलब लेके बैठ गए हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अब नहीं हो सकता है भाई। बहुत ब्रॉड सिलेबस है। अगर तुम कवर करने बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड मुझे नहीं लगता दैट यू विल बी एबल टू कंप्लीट। देखिए, मैं आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिकल अगर बात करें तो सिलेबस सच में ज़्यादा है, नहीं कवर कर पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि आप दिन भर वही पढ़ें, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो इसीलिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, आप FRB से कर सकते हैं, फ्री रिवीजन बैच, या फिर वन शॉट वीडियोज़ से कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अपनी मतलब मतलब भाई से और या फिर मतलब वो दोनों से बात की, तो उन दोनों ने मुझे एक चीज़ बताई कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए वन शॉट बेस्ट रहेगा, क्योंकि वन शॉट में सर ने थोड़ा एग्जरेट करके बताया और FRB पे एकदम टू द पॉइंट है। देखिए, मैंने दोनों ही पढ़ा था और मुझे भी यही सेम फील होता है कि वन शॉट अगर आप बिगिनर हैं या फिर थोड़ा सा भूल ज़्यादा गए हैं, मतलब याद नहीं है अभी आपको, तो आप वन शॉट को ही प्रेफर कीजिए। FRB बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट है, आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि मैंने बहुत सारा पढ़ा हुआ था, तो मुझे FRB भी उतना टफ नहीं लगा था। लेकिन आपके लिए रिकमेंडेड यही है कि आप वन शॉट से अपने कन्वेंशनल टॉपिक्स ख़त्म कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि जो करंट अफेयर्स हैं उसके पीछे प्लीज़ अब बिल्कुल मत भागिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का आपको कुछ पता नहीं है कि कहाँ से आना है, कब का आना है। 2022 का भी ये लोग 2017 की चीज़ों को भी करंट अफेयर्स का इनाम देते हैं, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे वो। इसके लिए आप मतलब छोड़ दीजिए इसको। अब जब लास्ट के 10-12 दिन बचेंगे तो आप इसमें थोड़ा जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुए, जो नए मतलब मुख्यमंत्री, गवर्नर, ये सब सारी चीज़ें बनी हुई हैं, या फिर किसी भी कमीशन के जो चेयरमैन है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें चांसेस हैं क्योंकि जो लास्ट ईयर है उसमें आया था मतलब लास्ट के जो कई शिफ्ट्स थे उसमें CM और गवर्नर के नाम पूछे थे। तो आप ये लास्ट में कुछ पर्टिकुलर मतलब टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, सारे नहीं। तो मतलब ऐसे उसमें GS के लिए मैं आपको समराइज़ कर दूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको वन शॉट कर लेनी चाहिए। अगर आपको भूल रहा है और नहीं भी भूल रहा हो तो भी वन शॉट कर लीजिए, या फिर FRB पे भी जा सकते हैं आप। दूसरा है PYQ 4 करें या 5 करें, आप दोनों में से जो भी करिए, बस अच्छे से रिवीजन करिए। जो पढ़ रहे हैं, जो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सर दे रहे हैं, उसको अच्छे से प्रॉपर्ली नोट करते जाइए और रिवीजन करते रहिए। तीसरी चीज़ है स्टैटिक जीके पे आप अपना मोस्ट ऑफ़ द फोकस उसी को दीजिए, मोस्ट ऑफ़ द टाइम भी उसी को दीजिए, क्योंकि वो उतना टफ भी नहीं होता है और आपको पता है कि कहाँ से मतलब चीज़ें कहाँ से कहाँ कितनी आनी है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि स्टैटिक जीके ही एक मतलब GS में ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा थोड़ी सी तो मतलब वो रहता है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस फंस सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें करने के बाद एक सेक्शनल टेस्ट आप दूसरे दिन पे दे दिया करिए, और उसको जो टेक्स्ट बुक में आप जो मौका आपने दिया है, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहती है, उसको लिखते जाइए, लिखिए। और रोज़ मॉर्निंग में 2 घंटे आप रिवीजन के लिए निकालिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन मतलब आप रोज़ करना है, आपको डेली बेसिस पे करना है। उसको मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैं पढ़ लेता हूँ, रिवीजन कर लूँगा, मतलब नहीं, ऐसा नहीं, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए, रीजनिंग में अब मतलब मैं कैसे करती थी और मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है। मुझे लगता है कि आपको अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या फिर आप पुराने भी हैं, तो आपको मॉक टेस्ट पे मोस्टली रिलाई करना है। मॉक टेस्ट को अपना बेसिस मानिए। रोज़ एक मॉक टेस्ट, ये मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, आप 2 मॉक टेस्ट दीजिए, ये बेस्ट रहेगा।
आप 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। उसमें आपको मतलब उसमें से भी आपको मुझे लगता है कि सीपीओ का देना चाहिए या फिर स्टेनोग्राफर। इन दोनों का जो लेवल है मुझे सीपीओ का थोड़ा-सा मतलब इसके जैसा ही लगता है। बाकी जो सीजीएल का है और सीजीएल का है, ये मुझे थोड़ा-सा स्टेनो से थोड़ा कम लगता है। क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें स्टेनो में ज़्यादा हैं और सीजीएल में कम है, हो सकता है मुझे इसलिए लग रहा हो। लेकिन फिर भी अगर आपको अभी सेक्शनल टेस्ट देना है तो आप सीपीओ को प्रेफर करिए, टेक्स्ट बुक में है, या फिर स्टेनो का तो आपको देना ही है। और अगर ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं तो आप सीजीएल का मतलब सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप देंगे उतना आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। और मतलब इसी के लिए मुझे लगता है कि वो जो कहावत कही गई है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट, तो ये इसी के लिए है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। प्रैक्टिस खूब सारा करिए और उससे पहले आपको 2-3 चीज़ों का मतलब अच्छे से याद कर लेना है। एक मतलब वो अल्फ़ाबेट्स के नंबर, ये ज़रूरी है। ये सारे मतलब ये तो अगर नहीं आ रहा तो समझ लीजिए आप सही डायरेक्शन में नहीं है। आप इसके नंबर मतलब ए का नंबर क्या होगा, के का नंबर क्या होगा, तो ठीक है, इनके नंबर याद कर लीजिए। और दूसरा चीज़ 20 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर रूट, ये भी याद कर लीजिए कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। और 20 तक पहाड़े याद कर लीजिए। पहाड़ा तो मुझे नहीं याद था पर हाँ मतलब लास्ट टाइम तक तो याद हो गया था, पर आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि पहाड़ों से तो कैलकुलेशन ईजी होगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मेरा कितना टाइम लगता था। 1-2 बच्चों ने पूछा कि मैं जब टेस्ट देती थी, मॉक देती थी, तो मुझे कितना टाइम लगता था। देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो मेरा इंग्लिश है उसमें मुझे वो मेरा थोड़ा अच्छा था, तो इसलिए मुझे 40 मिनट लग जाते थे, 35 से 40 मिनट। मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगता था रीज़निंग में, बहुत ज़्यादा टाइम मतलब 50 मिनट, 40 से 50 मिनट लग जाता था। और सबसे कम टाइम मुझे जीएस में लगता है, वो सबको लगता है, तो 10 से 15 मिनट लगता था। और जो लास्ट के 10 मतलब मैं हमेशा कोशिश करती थी कि लास्ट के जो 10 से 5 मिनट है, 15 मिनट तो नहीं बचता था मेरा, 10 से 5 मिनट है, उसको मैं हमेशा मतलब वो जो मैंने मतलब क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं उसको फिर से चेक करने के लिए करूँ। ठीक है, तो ये मेरा मतलब ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं, ये इतना टाइम मैं सेक्शन वाइज लेती थी। अच्छा देखिए, रीज़निंग में एक चीज़ है, आप जो मॉक दे रहे हैं आप मॉक दीजिए, और अगर आपके मॉक में किसी भी मतलब चैप्टर से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आप वो टॉपिक पर्टिकुलरली उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अच्छा, मैं क्या करती थी कि जब मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे, जैसे मान लीजिए मुझे कैलेंडर या एनालॉजी में दिक्कत हो रही है, तो मैं इवन कोचिंग सेंटर एक यूट्यूब चैनल है और एक मैंने बलराम सर को बहुत फॉलो किया था। तो यहाँ मतलब जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसके आप 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जो इवन कोचिंग सेंटर है इस पे पीवाईक्यूज़ का पूरा कंपाइलेशन बना हुआ है रीजनिंग का, मतलब जितने भी आपको चैप्टर्स हैं सबका लगभग 200 से 300 क्वेश्चंस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वो कर लीजिए और मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है। आप यही करिए अगर आपको कम टाइम में 2 महीने अगर हैं आपके पास, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मोर देन 48 मार्क्स आप स्कोर्स कर सकते हैं रीजनिंग में। बस शर्त ये है कि आप दिन भर में 2 मॉक दीजिए और 2 मॉक का अच्छे से एनालिसिस कीजिए। जो भी उसमें क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जिस टॉपिक से गलत हो रहे हैं उससे 100 क्वेश्चन करिए। ठीक है, 100 मतलब ये मिनिमम है, आप 100 से आगे भी कर लीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और आपको पूरा एग्ज़ाम टाइम तक मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और एक चीज़ और, ये सिर्फ रीजनिंग पे ही अप्लाई नहीं होता है, ये इंग्लिश और जीएस पे भी अप्लाई होता है। अगर मान लीजिए जीएस इंग्लिश में आपको वॉइस में कोई सवाल गलत हो गया तो तुरंत जाइए रानी मैम की वीडियोस, मतलब मैं उन्हीं को कहती हूँ, अगर आपको प्लीज़ कोई और टीचर हो तो जस्ट डोंट गेट ऑफेंडेड बाय दिस। आपको जिस टीचर का पसंद हो आप प्लीज़ उन्हीं को फॉलो करिए। टीचर सारे ही अच्छे हैं, मैंने जिनको फॉलो किया इसलिए मैं उनका नाम लेती हूँ। तो आप एक साथ पूरे मतलब जितने भी उन्होंने कराए हुए हैं 100-150 क्वेश्चन उसको कर लीजिए और आप नेक्स्ट टाइम एक अलग सा मतलब अमीरियत महसूस करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, मतलब आपको अच्छा लगेगा करने में। ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दे दूँगी कि आपको मतलब मैं मतलब बता दूँगी कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए।
देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको करना ही करना है। आप इसमें आपके हिसाब से जितने भी हो मतलब चेंजेस आप जो करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अगर आप मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ आई स्कोर्ड 172, तो मैं सच बता रही हूँ दैट आई हैव फॉलोड दिस टाइम टेबल, जो भी मैं आपको यहाँ पे पेस्ट बता दे दूँगी, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम शॉर्ट हैंड की बात करते हैं। देखिए, शॉर्ट हैंड में मुझे लगता है कि अगर अभी तक आपकी बुक पिटमैन ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं ख़त्म हुई है तो प्लीज़ बहुत जल्दी कीजिए। अब नहीं टाइम है आपके पास, क्योंकि अगर एग्ज़ाम जल्दी होगा तो स्किल भी जल्दी होगा। अब 3-4 महीने में आप बुक ख़त्म करके इतनी स्पीड ले पाएँ, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। मतलब बहुत टफ़ होता है, आप कितना भी मेहनत कर लें, क्योंकि इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। तो जल्दी से अपना बुक ख़त्म कीजिए। अगर अब आप अपनी बुक ख़त्म कर लिए हैं तो 2-3 चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ कि आपको ग्रामर लॉग्स पे मोस्टली बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना है। मतलब आप उसको वीक में कम से कम 5 दिन रिवीजन करें। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दे दूँगी, जिसमें पूरा का पूरा ग्रामर लॉग्स का कंपाइलेशन है। उसमें मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पलट के बुक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ईयरफ़ोन लगाइए और उसको मतलब पूरा कर डालिए। और दूसरी चीज़ है फ्रेजियोग्राफी, शॉर्ट हैंड डिक्टेशंस करके एक चैनल है, मैं उसका भी लिंक दे दूँगी। उन्होंने फ्रेजियोग्राफी बहुत अच्छे से कराया है, और मतलब बहुत टू द जैसे होता है ना, एग्ज़ाम में आता है वैसे फ्रेजियोग्राफी कराया है। तो आप एक वीडियो लगाइए, उसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक वीडियो देख लिया तो उसको कभी नहीं देखना है। तो एक वीडियो को आप 5-6 बार, जितनी बार प्रैक्टिस करनी हो प्रैक्टिस करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए, अगर आपकी स्पीड मतलब बढ़ाने में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मैं क्या करती थी, मैं स्ट्रोक्स बहुत छोटे-छोटे बनाती थी। आप स्ट्रोक्स जितने छोटे बनाएँगे आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा मेंटेन होगी। इसीलिए ट्राई कीजिए कि थोड़ा पास-पास लिखने की कोशिश कीजिए और स्ट्रोक्स छोटे बनाइए, नीट एंड क्लीन लिखने की। हाँ, और अगर आपको मतलब लग रहा हो कि पेंसिल बेस्ट होती है या पेन बेस्ट होता है, तो मुझे लगता है कि जब मैं पहली बार अपना स्किल देने गई थी, तो मेरे पेंसिल की निब टूट गई थी। तो मेरे दिमाग में एक डर बैठ गया था, इसीलिए मैंने सेकंड टाइम पेन को प्रेफ़र किया, और मुझे लगता है कि पेन ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप पेंसिल पे कॉन्फिडेंट हैं तो पेंसिल पे मतलब पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन ये पूरी स्ट्रैटेजी थी इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और मतलब शॉर्ट हैंड के लिए। आप हाँ, शॉर्ट हैंड में एक चीज़ और कि आप मतलब आपको दिन में दो डिक्टेशंस तो ज़रूर लिखने हैं, एक पढ़ना है, एक ट्रांसक्राइब करना है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मतलब मेरा मतलब स्किल तैयार है, मुझे ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, तो आप ट्रांसक्रिप्शन स्किप कर सकते हैं। मतलब आप उसको लिखिए लेकिन पढ़िए ज़रूर। कोई भी मतलब आपकी टीचर हो, किसी के सामने पढ़ना बहुत मैंडेटरी है। आप पढ़िए ज़रूर, आप पढ़ेंगे तभी आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा। 2 ट्रांसक्रिप्ट ज़रूर कीजिए। मतलब कि दिन भर में आपको 8 घंटे आपकी सीबीटी के लिए देना है, और 2 घंटे आपको आपकी स्किल टेस्ट के लिए देना है। आपको दोनों साथ में लेके चलना है। और 10 घंटे पढ़ना बहुत अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, टफ़ तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा इस टाइम। मैं भी इतना करती थी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खाना अच्छा खाइए, हेल्दी फूड खाइए, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आप बीमार होना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस क्रूशियल मोमेंट पे। अच्छा खाना खाइए, योग करिए अगर आप कर सकते हैं तो, और नाम जप कीजिए, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाइए अपने आसपास। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, सब्सक्राइब।